साल 1985। इस साल के आखिरी दिन चल रहे थे। मुंबई का सायन इलाका, बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड और फॉग की वजह से बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहा था। इसी ठंड के बीच सुबह सुबह दूध देने के लिए दूध वाला अपने घर से निकलता है। वो आराम से रास्ते पर जा रहा था। सामने उसे एक आदमी लेटा हुआ दिखाई देता है। फॉग की वजह से वो कुछ ज्यादा देख नहीं पाता, लेकिन वो धीरे धीरे उसके पास जा रहा था। और जब यह दूध वाला उस व्यक्ति के पास पहुंचता है तो इसकी चीखें निकल जाती है और साथ में ये हल्ला करने लगता है, जिससे आस पड़ोस के लोग और जो दुकानों के मालिक थे वो बाहर आ जाते हैं। इस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जो भी लोग धुंध को पार करता हुआ उस आदमी तक पहुंचा, उसकी या तो चीखें निकली या उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या इस दूध वाले ने और उन लोगों ने देख लिया था, आपको बता देते हैं। दरअसल फुटपाथ पर एक आदमी लेटा हुआ था। पैरों से लेकर गर्दन तक वो बिल्कुल एक आम इंसान था, लेकिन कहानी तो गर्दन के ऊपर से शुरू होती। इस आदमी का सर कुचला हुआ था, आधा सर इसकी बॉडी के दूर पड़ा हुआ था। यहाँ पर खड़े लोग बात भी कर रहे थे कि इस गरीब मजदूर बेचारे ने, जो रात को फुटपाथ पर सोता है, इसने क्या गलती कर दी होगी, किसी से क्या ही दुश्मनी करी होगी कि इसे इतनी गंदी मौत मिली। खैर, इस समय तक कहानी में एंट्री हो जाती है पुलिस की। पुलिस भी आती है, देखती है कि काफी गंदे तरीके से मारा गया है। पुलिस इस लाश की पहचान करने की कोशिश करती है, इसके रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर अभी तक उनको कोई भी नहीं मिला था और काफी घंटे इंतजार करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। पुलिस इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसमें पता चलता है कि मौत का टाइम रात के 2 से लेकर 4 बजे के बीच था और जो मरने वाला है वो बहुत गहरी नींद में सो रहा था और ऊपर से उसके सर पर बहुत भारी चीज गिराई गई। लेकिन यहाँ पर एक और बात पुलिस को परेशान कर रही थी कि इस व्यक्ति की बॉडी पर एक भी लड़ने के, झगड़ने के या कोई भी और निशान नहीं था। मतलब कि जिसने मारा एक ही वार किया, एक ही वार में इस व्यक्ति को मार दिया। अब ये सभी बातें समझने के बाद पुलिस भी समझ जाती है कि इस व्यक्ति की कोई लड़ाई होगी और उस लड़ाई की वजह से ये मारा गया। और ऊपर से इस व्यक्ति की पहचान भी नहीं हो रही थी। किसी ने नहीं कहा कि मैं इसे जानता हूं, ये बिल्कुल अकेला आदमी था इस दुनिया में, ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पर पुलिस केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है और उन्हें ये आम सा केस लगता है और वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन पुलिस को क्या पता था कि इस केस की बातें 35-36 साल बाद और शायद अगले 100 साल तक होती रहेंगी। खैर, इस घटना के 2 महीने बाद पुलिस स्टेशन में सुबह सुबह फोन आता है और लोगों ने कहा कि उन्हें एक लाश मिली है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और वहां पर जाकर देखती है कि फुटपाथ पर एक आदमी मरा हुआ है। इस बंदे की बॉडी पर कोई भी लड़ने झगड़ने के कोई भी निशान नहीं, सिर्फ इसका सर कुचला हुआ किसी भारी चीज से। अब ये सब देखकर पुलिस पहले वाले केस को तो भूल चुकी थी, इस वजह से उन्होंने दोनों केसों को कनेक्ट नहीं किया। इस केस की तहकीकात अलग नए पन्ने से शुरू हुई और बाद में पुलिस ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम में वही चीजें आई कि सर पर वार हुआ है ऐसे वैसे और मौत का समय 2 से 4। इस लाश की पहचान नहीं हो पाई क्योंकि फेस खराब हो चुका था और किसी ने मिसिंग की कंप्लेंट उस समय नहीं की। यह व्यक्ति कौन है पुलिस को नहीं पता चला। यह पता था कि यह गरीब मजदूर है जो कि फुटपाथ पर सोता है। ये बातें उन्हें कपड़े देखकर पता चल गई। इसी तरीके से ये वाला केस ठंडा पड़ता गया। कुछ महीने बाद पुलिस को फिर से फुटपाथ पर एक गरीब मजदूर आदमी की लाश मिलती है। मौत कैसे हुई? मौत वैसे ही, सर पर वार और बॉडी पर कोई निशान नहीं। अब पुलिस भी सोच रही थी कि आखिर ये क्या है, लेकिन फिर से नजरअंदाज किया जाता है इस केस को भी। अब इस घटना के कुछ महीने बाद एक और इलाका है मुंबई में जिसका नाम है किंग सर्कल। वहां पर सुबह सुबह पुलिस को पता चलता है कि एक लाश रोड पर पड़ी हुई है। पुलिस वहां पर जाती है और पुलिस की टीम बॉडी को देखकर हैरान हो जाती है। इस समय जो पुलिस वाले थे वो एक अलग थाने से थे। वो देखते हैं कि बहुत बुरे तरीके से मारा गया है। वो तहकीकात करते हैं, पता नहीं चलता आदमी कौन है, किसने मारा ये तो दूर की बात। और बाद में पोस्टमार्टम किया जाता है। पुलिस ही अंतिम संस्कार करती है क्योंकि जान पहचान वाला कोई भी आदमी नहीं आया यहाँ पर। पुलिस यहाँ पर सोचती है कि हाँ लड़ाई हुई होगी और उस समय ये बात बहुत प्रचलित थी कि ये जो फुटपाथ पर सोते हैं, ये जो गरीब लोग होते हैं, ये बहुत नशा करते हैं।
इन्हें नशे की लत लग चुकी। वैसे कुछ हद तक ये बात सही भी हो सकती है। तो इसी तरीके से ये केस भी ठंडा पड़ जाता है। लेकिन तभी एक ही महीने में किंग सर्कल इलाके में 2 और लाशें मिलती हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन दोनों लाशों का हाल सेम वैसे ही जैसे पिछली 4 लाशों का था। अब पुलिस यहां पर सोचने पर मजबूर थी कि आखिर इन लोगों को मारकर किसका भला होगा। एक बात तो यह है कि किसी को मारकर चोरी करना और उसके पैसे ले लेना, यह भी एक मोटिव होता है मारने का। लेकिन इनको मारकर क्या भला हो रहा है किसी का? ऐसा तो नहीं है कि दुश्मनी इनकी बढ़ती जा रही है लोगों से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा ढंग से करना शुरू कर दिया। जब इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया, सबसे पहली बात यह पता चली कि इसी तरीके से 3 लाशें साइन इलाके से भी मिली है, जो कि किंग सर्कल के आसपास था। अब यहां पर पुलिस 3 लाशें इस इलाके में और 3 लाशें उस इलाके में, यानी कि इन दोनों मर्डर्स की जगह में जो कॉमन चीजें थी उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। सबसे पहले इन्हें पता चलता है कि वहां भी मौत सेम तरीके से हुई, बिल्कुल सेम, सर पर वार और बॉडी पर एक भी स्क्रैच नहीं। और दूसरी बात यह कि मरने वाला गरीब आदमी था जो कि फुटपाथ पर सोता था। उसका जान पहचान वाला कोई नहीं, ना ही बॉडी की आइडेंटिटी कभी पता चल सकी। और तीसरी बात यह कि मारने का समय रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच बीच था और सभी को नींद के वक्त मारा गया। अब यहाँ पर पुलिस पहले यह सोच रही थी कि शायद इनकी कुछ पर्सनल लड़ाई होगी जिस वजह से ये मौत हुई है, लेकिन सभी को सेम तरीके से कैसे मारा गया? और ऊपर से इन लोगों का आपस में कोई कनेक्शन बैठ नहीं रहा था जिससे लगे कि हाँ, इनका दुश्मन एक ही है। और चोरी और लूटपाट की जो बात है उसे आप भूल ही जाए। अब यहाँ पर पुलिस अपना काम कर ही रही थी, लेकिन तभी एक खबर मिलती है कि फुटपाथ पर एक लाश मिली है। पुलिस वहां पर फटाफट पहुंचती है। वहां जाकर सब कुछ पहले की तरह था, सब कुछ। एक चीज नहीं थी, वो ये कि आज लाश के साथ पत्थर भी मिला हुआ था। ये पत्थर दिखने में बहुत बड़ा था। पुलिस इसे उठाती है, लेकर जाती है। बाद में पत्थर की फोरेंसिक लैब में जांच की जाती है। फिंगरप्रिंट तो नहीं मिलते, लेकिन एक बात पता चलती है कि पत्थर 30 किलो का है। इससे यह बात साबित होती है कि जिसने भी मारा वह बहुत तगड़ा आदमी था, यानी कि वो फिजिकली काफी फिट था। एक बात तो यह भी साबित हो गई कि यह बच्चों का या बूढ़ों का काम नहीं है, ये वही कर सकता है जिसकी बॉडी में जान है। और वो बेसिकली नौजवान ही थे जिनकी उम्र 25 से लेकर 35 साल के बीच में रही होगी। एक और नया पैटर्न पुलिस समझ पाती है कि जो भी मरा है वो अकेले अंधेरे में सोया हुआ था। ग्रुप में सो रहे व्यक्ति के मरने की खबर अभी तक तो मिली नहीं थी। लेकिन एक बात यहां पर यह भी है कि यह भी नहीं कहा जा सकता कि मारने वाला एक व्यक्ति था। ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये 4-5 व्यक्ति हो या 2-3 व्यक्ति हो जो पत्थर को उठाते हैं और मार कर चले जाते हैं, क्योंकि हर बार लाश के साथ पत्थर नहीं मिला। मतलब कि वो पत्थर अपने साथ लेकर आता होगा और मार कर पत्थर को उठाकर लेकर जाता होगा। लेकिन ऐसा हर बार कैसे पॉसिबल हो सकता है? या तो उसके पास गाड़ी वगैरह होगी, नहीं तो वो ज्यादा लोग होंगे। लेकिन अगर वो पत्थर ऐसे रोड पर लेकर जाएगा तो कोई ना कोई उसे जरूर देख लेगा। इस समय तक पुलिस रात में काफी तेजी से पहरेदारी कर रही थी, तो पुलिस अगर किसी व्यक्ति को पत्थर के साथ देखेगी तो पक्का पकड़ लेगी। तो कैसे ये व्यक्ति ये सब कुछ कर पा रहा था, पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था। अब इस केस को पुलिस बहुत सीरियस तरीके से हैंडल ही कर रही थी, लेकिन तभी एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि उन्हें हॉस्पिटल आना होगा। पुलिस पूछती है क्यों? तब पता चलता है कि हमें स्टोनमैन का पता चल गया। पुलिस फटाफट हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां पर उन्हें पता चलता है कि एक व्यक्ति जो कि वेटर का काम करता है वो फुटपाथ पर सोता है, उसका घर नहीं है। वो कल रात को सो रहा था, लेकिन सोते सोते अचानक किस्मत से उसकी जाग खुल गई। जब उसकी आंखें खुलती हैं, सामने उसे एक काला साया दिखता है जिसके हाथ में एक पत्थर था। वो आदमी इसके ऊपर पत्थर फेंकता, यह वेटर पहले ही हिल जाता है। वो पत्थर उसके सर पर नहीं गिरता। हालांकि उसे चोट जरूर लगती है, लेकिन वो मरता नहीं। अब पुलिस को था कि हमें पता चल जाएगा किसने मारा, लेकिन वो वेटर कहता है कि मुझे वो आदमी दिखाई नहीं। अगर कल रात उस व्यक्ति की आंख नहीं खुलती तो हमेशा हमेशा के लिए उसकी आंख बंद हो जाती। अब पुलिस घुमा फिराकर वहीं पर आ गई थी जहां पर वो पहले दिन पहली लाश के वक्त खड़ी थी कि मरने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, और कैसे लोग मर रहे हैं और क्यों, यह भी एक सवाल था। हालांकि पुलिस काम को कर रही थी। रात के वक्त पुलिस की टीम घूमती थी, लेकिन
फिर भी यहाँ पर 1, 2, 3 कर 12 लाशें पुलिस को मिल चुकी थी, यानी कि 5 मर्डर और हो गए थे। यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं मिला सिवाय उस 30 किलो के पत्थर के। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी सुनने को मिलती है कि इस वक्त तक 26 मर्डर हो चुके थे, लेकिन पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। लेकिन ऑफिशियल रूप में 12 मर्डर है, तो हम 12 को लेकर ही चले। अब पुलिस के पास जो भी मिसिंग की रिपोर्ट्स आती थी या पड़ी हुई थी, उसमें जो भी उनके रिश्तेदार या परिवार वाले थे उनको बुलाया जाता और जो लाशें मिल रही हैं उनकी बॉडी को या उनके कपड़ों को दिखाया जाता, या बॉडी पर कोई टैटू या कोई और निशान से पहचान करने की कोशिश की जाती। लेकिन कभी नहीं पता चला कि वो 12 मरने वाले लोग कौन हैं। उन्हें मारने वाला तो दूर की बात। इस वक्त तक पुलिस को कभी ना कभी देर सवेर एक लाश 2-3 महीने में मिल ही जाती थी। अब 5-6 महीने निकल चुके थे, समय और बढ़ता है, 8-9 महीने हो जाते हैं। अब पुलिस को कोई भी ऐसी वारदात की खबर नहीं मिलती और कोई भी नई लाश नहीं मिली। अब पुलिस खुश थी कि हाँ, नई चीज हो रही है, मौतें रुक चुकी है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। अब समय आ चुका था जून 1989 का। अब हम चलते हैं मुंबई से कोलकाता। कोलकाता में एक मशहूर ब्रिज है जिसका नाम है हावड़ा ब्रिज। वहां पर सुबह सुबह पुलिस को खबर मिलती है कि एक लाश वहां पर पड़ी है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। लाश फुटपाथ पर सोने वाले एक गरीब आदमी की थी। उसकी बॉडी पर कोई निशान नहीं और मुंबई के हुए मर्डर्स की तरह यहां भी उसका सर भारी पत्थर से फोड़ा गया था। और यहां पर पुलिस को नहीं पता चला कि ये आदमी कौन है। इसके जान पहचान वाला कोई आदमी नहीं मिला। अब यहाँ पर एक पुलिस वाला इस सब चीजों को देखकर परेशान हो रहा था। उसे पता था कि मुंबई में क्या हुआ है, लेकिन वह इसे एक नॉर्मल सा मर्डर समझता है और बस ऐसे ही तहकीकात एक नॉर्मल मर्डर के रूप में शुरू हो जाती है। लेकिन 15 दिन के अंदर ही एक और लाश, सेम सारी चीजें पुलिस को उसी इलाके के आसपास मिलती है। और अगले 5 दिन के अंदर एक और लाश पुलिस को सेम हालात में मिलती है। अब यहाँ पर पुलिस समझ चुकी थी कि यह मुंबई जैसा हाल यहाँ पर भी होने वाला है। और ऊपर से यहाँ पर मीडिया भी इस केस को लेकर बहुत बातें करना शुरू कर रही थी। मुंबई में इस आदमी को पत्थरबाज कहा जाता था जो सबको मार रहा है, लेकिन कोलकाता आते आते उसका नाम पत्थरबाज से स्टोन मैन पड़ गया। तब पूरे भारत में स्टोन मैन के चर्चे होने लगे। खैर, अब यहाँ पर पुलिस बहुत तैयारी से काम कर रही थी। लेकिन अब थोड़ा हम 7 महीने आगे चलते हैं। आपको बता दें कि मुंबई में 3 साल में 12 लाशें फुटपाथ से पुलिस को मिली, ऑफिशियल नंबर ये है। और कोलकाता में सिर्फ 7 महीने में 13 लाशें अब तक उस पत्थरबाज की वजह से मिल चुकी थी। और सभी के सभी जो 25 मर्डर मुंबई और कोलकाता में मिलाकर हुए, उनमें सारी चीजें लगभग कॉमन। कोलकाता में एक लाश के साथ पुलिस को पत्थर मिला जिसका वजन 24 किलो के आसपास था। और इसी प्रकार सिर्फ एक ही लाश के साथ जैसे मुंबई में हुआ था, कोलकाता में भी एक बार ही पत्थर मिला। बाकी बार किस चीज से सर फोड़ा गया पुलिस को नहीं पता चला। खैर, अब 13 लाशें मिल चुकी थी। पुलिस अपना काम बहुत तेजी से कर रही थी। पूरी की पूरी फोर्स रात को सड़कों पर उतार दी। इसी के साथ पुलिस ने जो लोग फुटपाथ पर सोते थे उन्हें कहा कि आप झुंड में सोए, मतलब कि 5-6 लोग एक साथ सोए, अकेले कभी ना सोए। क्योंकि अभी तक जितने भी मर्डर हुए थे, स्टोनमैन ने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मारा जिसके साथ कोई सोया हो। वो सिर्फ अकेले व्यक्ति को ही अपना निशाना बनाता था। और दूसरी तरफ पुलिस को जिस पर शक होता उसे उठाती, काफी सख्ती से पूछताछ होती, लेकिन फिर एविडेंस ना मिलने की वजह से, सबूतों की कमी की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ता। अभी तक पुलिस को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिसके ऊपर पूरी तरीके से शक हो। पुलिस अपना काम फुर्ती से कर ही रही थी, लेकिन अचानक से एक समय के बाद ये सभी घटनाएं होना बंद हो जाती हैं। जैसे पुलिस को 15-20 दिन के अंदर एक लाश मिल जाया करती थी, लेकिन अब पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था। पुलिस खुश थी कि हाँ ठीक है, ऐसे मर्डर अब नहीं हो रहे, लेकिन ये किसने किए उसका पता लगाए। लेकिन आपको बता दें कि आज तक पुलिस को पता नहीं चला कि वो पत्थरबाज कौन है। लेकिन अब हम मिलकर इस पूरे केस को सॉल्व करेंगे और हम सोचेंगे कि आखिर क्या हो सकता है और क्या हुआ होगा। देखिए, सबसे पहले जो बात निकलकर सामने आती है वो है काला जादू। ये जो 25 मौतें हुई हैं, ये काले जादू का शिकार हुई है। देखिए, इन लोगों को मारकर उस व्यक्ति को पैसा तो मिलना नहीं था, साथ में और कोई उसका मुनाफा होना नहीं था, कोई दुश्मनी उसकी थी नहीं, तो क्यों कोई किसी को मारेगा।
इसकी एक और वजह हो सकती है, वो आपको आगे बताते हैं। लेकिन एक और चीज गौर करने वाली ये है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि मारने वाला कोई एक है, क्योंकि देखिए जब जब पत्थरबाज किसी को मारने गया वो पत्थर अपने साथ लेकर गया। अगर वो पत्थर लेकर रात में ऐसे गुजर रहा होगा तो कभी ना कभी किसी की नजर तो पड़ेगी ही पड़ेगी। 25 मर्डर हुए, एक बार तो एक व्यक्ति जरूर देखेगा ही देखेगा। लेकिन यहाँ पर इस पूरे मामले में कभी किसी व्यक्ति ने यह भी नहीं कहा कि मैंने उसे आते हुए देखा या जाते हुए देखा। वो पत्थर लाता था और पत्थर से अपने काम को करने के बाद पत्थर को वापस लेकर जाता था। 23 बार तो उसने ऐसा ही किया, सिर्फ 2 बार पत्थर वहीं पर उसका रह गया। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कोई व्यक्ति इतना भारी पत्थर लेकर आए और मार कर उसे वापस लेकर जाए बिना किसी वजह के? इसके ऊपर एक और बात हो सकती है, वो भी बताते हैं। जब इस केस को लेकर एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो उनका यही कहना था कि मारने वाला एक साइको, एक पागल आदमी है जिसे लोगों को मारकर कुछ नहीं सिर्फ सुख और मजा आता है, और इसी मजे के चलते उसने गरीब लोगों को निशाना बनाया। शायद उस व्यक्ति की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा कि उसे फुटपाथ पर सोने वाले लोगों से नफरत हो गई। उसके पास में कुछ ऐसी घटना हुई होगी कि वो गरीबों से नफरत करने लगा और अपनी पागलपंती की वजह से उसने ये सब कुछ किया। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात यह है कि जितने भी मर्डर हुए उसमें मरने वाले की पहचान नहीं हुई और ना ही उसका कोई रिश्तेदार था। अब यहाँ पर कोई पागल व्यक्ति इतनी मशक्कत कैसे कर सकता है कि पहले वो 2-3 दिन नजर रखे कि हाँ ये अकेला है, इसका कोई जान पहचान वाला नहीं है, तो फिर मैं ऐसे मारता हूँ। साइको आएगा, अपना काम करके चला जाएगा। इसीलिए जो रिचुअल, जो काले जादू वाली थ्योरी है वो ज्यादा सही लगती है कि उन्होंने थोड़ी मशक्कत की क्योंकि उन्हें चाहिए था अपना फल। फल क्या हो सकता है कि वो किसी बाबा के पीछे लगे हों और वो उन्हें मुक्ति चाहिए, पैसा चाहिए, किसी बीमारी से अपने आप को बचाना है, ये भी हो सकता है। जहां तक बात रही पत्थर की कि पत्थर कहां से आता था और कहां गायब हो जाता था, तो इसका यह जवाब हो सकता है कि वो पत्थर से मारता ही नहीं था। एक बार उसने पत्थर से मारा, पत्थर वहीं पर छोड़कर भाग गया मुंबई में। एक बार कोलकाता में ऐसे किया और ऐसा उनको पत्थर मिल गया। वो हमेशा किसी हथौड़े से या किसी और हथियार से ही अपने शिकार को मारता था। इसी वजह से ये पॉसिबल है कि किसी ने उसे पत्थर लाते और ले जाते नहीं देखा। लेकिन अगर सही कहूं तो हम यहां पर बैठकर इतिहास में क्या हुआ था ये जान नहीं सकते। लेकिन साल 2016 में पूरे 26 साल बाद असम के गुवाहाटी में फिर से ये पत्थरबाज वापिस आता है और वहां पर 3 कत्ल ये करता है। अब पुलिस को, लोगों को डर था कि अब शायद पत्थरबाज फिर से तबाही मचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 मौतों के बाद वहां पर अन्य लाश कोई और नहीं मिली। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि मुंबई में, कोलकाता में, गुवाहाटी में जिसने ये सब कुछ किया वो एक ही व्यक्ति था। एटलीस्ट हम ये तो कह सकते हैं कि गुवाहाटी में ये सब कुछ करने वाला अलग व्यक्ति था। मुंबई और कोलकाता का फिर भी हम मान लें कि हाँ एक हो सकता है। लेकिन आज भी हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति जरूर है जो कि उस कहानियों के दूसरे साइड को भी जानता है, क्योंकि उसने ये कहानियां हमारी तरह किसी से सुनी नहीं, उसने ये कहानियां बनाई है। अब आपसे पूछते हैं कि 3 घंटों में क्या हो सकता है? आप कहेंगे 3 घंटों में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 3 घंटे में सदी की सबसे बड़ी चोरी हो गई, जिसकी पूरी कहानी आपको राइट साइड वाली वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को जरूर देखिए। धन्यवाद।